अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा आप लोगों के? होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू फिजिक्स वर्स। तो बेटा अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मई जून 2025 P22 IGCSE। ठीक है बेटा। एंड ये वो पेपर है जो कि हमारे पास IGCSE 2025 का पहला पेपर है। वी हैव ऑलरेडी सॉल्व फरवरी मार्च 2026। लेट्स मूव टू द क्लास। तो एज आई टोल्ड यू हमारे पास मई जून 2025 है। P21 है। 45 मिनट्स का पेपर है। कैम्ब्रिज IGCSE है। आंसर ऑल द मार्क ऑल द आंसर्स इन द आंसर शीट। 40 क्वेश्चंस हैं। तमाम क्वेश्चंस आंसर करने हैं। 40 मार्क्स का पेपर है हमारे पास बेटा। एंड दिस पेपर हैज 16 पेजेस। नाउ लेट्स स्टार्ट। P time graph for racing is divided into four sections PQRS. सही बेटा। The car starts but soon crashes into the wall of टायर्स। ओके बेटा, वॉल ऑफ टायर्स मतलब जो अक्सर आपके पास रेसिंग में ट्रैक बना हुआ होता है, वहां पे वॉल्स ऑफ टायर्स की एक वॉल्स बनाई हुई होती हैं ताकि अगर गाड़ी क्रैश हो तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट बिल्डअप ना हो। सही बेटा। तो अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं बेटा, एक मिनट रुकिएगा। या सो विच सेक्शन शोज द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। तो बेटा एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है। स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है एक्सेलरेशन। और ग्रेडियंट अगर हमारे पास एक्सेलरेशन है तो ग्रेडियंट देखो कहाँ पे चेंज हो रहा है। एक ग्रेडियंट हो रहा है चेंज यहाँ पर। ठीक है। एक ग्रेडियंट चेंज हो रहा है यहाँ पर। ठीक है बेटा। स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है वहां पर हम कहेंगे हमारा ग्रेडियंट चेंज हो रहा है। तो जहाँ ग्रेडियंट चेंज हो रहा है वो क्यू एन आर है। ठीक है बेटा। तो हमारे पास आंसर क्या होना चाहिए? क्यू एन आर ओनली सी। आगे। डायग्राम शोज फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन एयरक्राफ्ट इन अ फ्लाइट। Which arrow show the direction of resultant force in all four forces? तो बेटा एक काम करो, इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी हमारे पास? दिस डायरेक्शन, क्योंकि बड़ी फोर्स 60 किलो न्यूटन है एंड 60 माइनस 40 दैट इज 20 किलो न्यूटन। ठीक है बेटा। नाउ दिस डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास 120 किलो न्यूटन बड़ी फोर्स है तो 120 माइनस 60 तो क्या हो जाएगा? 60 किलो न्यूटन। रिजल्टेंट क्या होगा बेटा? फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द टिप ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो रिजल्टेंट हमारे पास ये है। लेट्स फाइंड आउट रिजल्टेंट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। 20 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। बेटा आंसर आ रहा है 63.24 किलो न्यूटन। ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे तो कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी। तो हमारे पास आंसर है डायरेक्शन दैट इज बी। वैसे एक तरीके कार मैंने आपको यहाँ पे बता दिया एंड दैट इज कि हमारे पास इस सिनेरियो में अगर कैलकुलेशन वाला सवाल आ जाता तो दिस हाउ यू कैन सॉल्व। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बतानी थी। तो डायरेक्शन के मुताबिक हमारे पास आंसर आ रहा है बी, क्योंकि हमारे पास रिजल्टेंट बी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है बेटा। तो दैट इज हाउ टू बी इज आवर करेक्ट आंसर। डायग्राम शोज टू मेटल्स X and Y suspended from the identical force meter X and Y। ठीक है बेटा। तो देखें इसकी रीडिंग कम है, इसकी रीडिंग ज़्यादा है, इसका मतलब Y is heavier। ठीक है बेटा। Which statement about X and Y is correct? Both having different volume and different weight। ओके। वॉल्यूम के बारे में तो कहीं पे बात नहीं हुई हुई है। डिफरेंट वेट सही बात है। वॉल्यूम के बारे में वी आर नॉट श्योर अबाउट। बोथ हैविंग डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड इक्वल वेट, नहीं बेटा इक्वल वेट नहीं है। इक्वल वॉल्यूम इक्वल वेट नहीं है। बोथ हैव इक्वल वॉल्यूम एंड डिफरेंट वेट। सही है। वॉल्यूम की बात कहीं पे की हुई है। डायग्राम शोज टू मेटल ब्लॉक एक्स एंड वाई सस्पेंडेड फ्रॉम द फोर्थ मीटर एंड have identical dimension। ओके ओके। आइडेंटिकल डायमेंशंस का मतलब है लेंथ, विड्थ, हाइट, तीनों की। इन शॉर्ट तीनों का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो बेटा सेम वॉल्यूम हमें देखना है। ठीक है। इन दैट वे ये हमारे पास
रॉन्ग है। तो डी आंसर है हमारे पास, दोनों बातें डी में सही हो रही है। गर्ल हैज गोल्ड नेकलेस, which apparatus does she need to find the density of gold? बेटा डेंसिटी होती है हमारे पास मास ओवर वॉल्यूम, तो मास तो हम लोग निकालेंगे बैलेंस से, ठीक है। और गोल्ड का नेकलेस इरेगुलर शेप का होगा, ठीक है। किसी भी खवातीन को आपने नहीं देखा होगा चकोर नेकलेस पहने हुए, इन इरेगुलर शेप होता है। तो उसके लिए हमें वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए होगा बेटा, मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है बेटा। नाउ बेटा बैलेंस चाहिए हमें, सही है। मेजरिंग सिलेंडर भी चाहिए, थर्मोमीटर नहीं चाहिए, रूलर भी नहीं चाहिए। इसका मतलब आंसर है सी। स्प्रिंग हैज लेंथ 25 centimeter when load of 2 Newton is suspended. Spring has length 35 when load of 7 Newton is suspended. What is the spring constant? बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास होता है K equals to F अपॉन एक्स। लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो बातें कर रहे हैं, तो देखो मैं K कैसे निकालूंगा, K निकालूंगा चेंज इन F ओवर चेंज इन एक्स। बेटा हमारे पास F पहले था, F का चेंज आएगा 7 - 2, ठीक है। और X का चेंज क्या आएगा 35 - 25। इसका मतलब 5/10 यानी 0.5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है बेटा। तो 0.5 न्यूटन पर मीटर बी इज आर करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। डायग्राम E to H show a block of wood on a frictionless surface. Each diagram, the block has two forces acting on the sides. Which diagram the block is in equilibrium? तो बेटा equilibrium achieve करने के लिए हमारे पास दो condition fulfill होनी चाहिए. Sum of all forces acting on a body must be equal to 0 and sum of all moments acting on a body must be equal to 0. सही बेटा? Perfect. तो in that way हमारे पास सिनेरियो क्या होगा बेटा, यहाँ पे फोर्सेस तो बैलेंस हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर मोमेंट बैलेंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि इनकी पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अलग है। यहाँ पर ना ही फोर्स बैलेंस नहीं हो रही, ठीक है बेटा, यहाँ पे फोर्स बैलेंस नहीं हो रही। और यहाँ पर आई गेस मोमेंट भी नहीं बैलेंस होगा क्योंकि ये टॉपल ओवर कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं और बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट भी बैलेंस होगा, ये सही है, ठीक है बेटा, क्योंकि सेम लाइन ऑफ एक्शन है और इक्वल वैल्यू ऑफ फोर्सेस है एंड डिफरेंट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन भी है। यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो है और रिजल्टेंट मोमेंट भी जीरो होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होगा। तो जी एंड एच ओनली आर द टू केसेस जहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है। Which statement is not correct? Moment of a system is conserved in all interaction. Yes बेटा, मोमेंटम हमारे पास हमेशा कंजर्व होता है, भले वो किसी भी सिनेरियो में बात हो रही हो। इम्पल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, सही बात है। फोर्स एक्टिंग इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, मल्टीप्लाई बाय टाइम नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास एंड वेलोसिटी, सही है। नॉट करेक्ट पूछा है तो सी आंसर है हमारे पास। Force acting on a moving ball causes its motion to change. The force stays constant. What makes the force produce a greater change in the motion of the ball? Okay बेटा, तो फोर्स ज्यादा चेंज इन मोशन ऑफ द बॉल करे, क्या ऐसा सिनेरियो हम लोग बिल्डअप करें, ठीक है बेटा। तो हम एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, डिक्रीजिंग द मास ऑफ द बॉल, मास डिक्रीज किया तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी एंड एफ इक्वल्स टू एम ए होता है। अगर एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो फोर्स बढ़ेगी, सही बात है, ठीक है बेटा। क्या बोल रहा है, ग्रेटर चेंज इन मोशन ऑफ द बॉल कौन प्रोड्यूस करवाएगी, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, मास कम एक्सेलरेशन ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा तो हमारे पास ग्रेटर फोर्स प्रोड्यूस होगी, ठीक है बेटा। दैट इज हाउ हमारे पास ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू फार्मर हैज टू कार्ड्स, द कार्ड्स हैव सेम वेट, सेम वेट का मतलब है दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं।
but one has narrow wheels and the other has wide wheels. Which car will sink less into soft ground and what is the reason? तो बेटा sink less कौन से होंगे बेटा? ये वाले, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, इसका प्रेशर कम होगा, तो वाइड एज लेस प्रेशर ऑन द ग्राउंड। ठीक है बेटा, 9D। A hot gas and cool gas are at same pressure. Which row describe the separation and motion of the particles of hot gas compared to cool liquid? बेटा hot gas, गैस के particles हमारे पास they are far away from each other। ठीक है बेटा, तो separation of the gas particles कहाँ पर होगी बेटा? ग्रेटर होगी कूल लिक्विड में है। एक मिनट, सेपरेशन ऑफ गैस पार्टिकल ज्यादा होगी देन कूल लिक्विड, सही बात है, सही है। दूसरा हमारे पास क्या बोल रहे हैं, मोशन ऑफ द गैस पार्टिकल, गैस के पार्टिकल्स का मोशन हमारे पास फास्टर होगा क्योंकि हॉट गैस है ना, हॉट मतलब हाई टेम्परेचर मीन्स हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर है हमारे पास ए, 10A। mass of fixed mass of a gas or volume this and pressure this, तो ये बेटा हमारे पास P1 हो गया, ये V1 हो गया। The gas expands to constant temperature to a volume this, तो ये V2 हो गया। बोल रहा है what is the new pressure? P2। बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग, P1 V1 equals to P2 V2, तो P2 हो जाएगा P1 V1 अपॉन V2। P1 है 1.2, V1 है 200 किलो एंड V2 है 1.8। लेट्स सॉल्व। 1.2 multiplied by 200 divided by 1.8, ये आंसर आ रहा है बेटा 133.3 किलो पैस्कल, यानी द क्लोजेस्ट वन इज बी। टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कर दिया। ओके, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सॉलिड पी इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सॉलिड क्यू। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ठीक है बेटा, तो P इक्वल्स टू E ओवर M डेल्टा टी। अगर मैं लिक्विड P की बात कर रहा हूँ तो बेटा स्पेसिफिक कैपेसिटी P की ज़्यादा है, इसका मतलब इट रिक्वायर्स ग्रेटर एनर्जी टू इंक्रीज द मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to increase temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, तो ग्रेटर स्पेसिफिक कैपेसिटी का मतलब ये होता है। बोथ आर इन न्यूमरेटर तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, ओके बेटा, लेस एनर्जी इज नीडेड, नो। लेस एनर्जी इज नीडेड, नो। मोर एनर्जी इज नीडेड, यस। मोर एनर्जी इज नीडेड, यस। मेल्ट थोड़ी हो रहा है बेटा, स्पेसिफिक कैपेसिटी मेल्टिंग की बात थोड़ी करती है, इसका मतलब टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। ठीक है, ऑफ सॉलिड पी, सॉलिड पी की बात कर रहा है, इसका मतलब सी इज आर करेक्ट आंसर। When water evaporate, what escapes from the surface of water? High energetic molecules। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे आंसर? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम्स नहीं जाते, प्रोटॉन नहीं जाते, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इज अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल्स जाते हैं। सील्ड कंटेनर of a gas is heated, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट है, the pressure of the gas increases, which statement is explains the increase in pressure? तो मैंने आपको बताया था प्रेशर का ताल्लुक पार्टिकल्स के कोलिजन से होता है विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, सही बेटा। तो force of the gas particle striking the wall of the container increase, yes। force of attraction between the gas particles and the walls of the container increases, nahi beta। The gas particle collide with each other more frequently, as I told you। particles of the gas with the container का collision ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो ये with particles की बात कर रहे हैं, not particle with the walls। gas particle lose more energy, नहीं बेटा, तो आंसर है ए।
Student has copper rod and a wooden rod. Both rods have same dimensions. The student puts one end of each rod into a beaker of crushed ice. Okay. तो बेटा अगर हमारे पास एक बीकर है जिसमें क्रश्ड आइस भरी हुई है, तो ये बेटा एक हमारे पास कॉपर की रॉड है, एक हमारे पास वुड की रॉड है। ठीक है बेटा, इसका मतलब दोनों का ये वाला एंड हमारे पास क्या है, कोल्ड, और ये वाला एंड हमारे पास क्या है, हॉट। हीट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हॉट टू कोल्ड। ठीक है। नाउ after a few minutes, the student picks up the rod by its end that is not in the ice, यानी ये वाले एंड से होल्ड किया है। अब वुड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसने हॉट से कोल्ड एंड पे हीट एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं की है, जबकि कॉपर ने हॉट से कोल्ड एंड पे हीट एनर्जी ट्रांसफर कर दी है, और कॉपर का ये वाला एंड क्या हो जाएगा बेटा, क्योंकि इसने हीट एनर्जी लूज करवा दी टू द कोल्ड एंड, ये ठंडा हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? कॉपर फील्स कोल्डर, यस। Copper feels warmer, no. Would feel colder, no. Would feel warmer than copper. सही है बेटा। अच्छा जी, ए और डी आंसर है, में से आंसर है। कॉपर फील्स कोल्डर देन वुड बिकॉज कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर, सही बात है। डी में देखो, वुड फील वार्मर बिकॉज वुड इज अ बेटर कंडक्टर, रॉन्ग। तो आंसर इज ए। Diagram shows a black object at constant temperature. Arrow represents the absorption and emission of the thermal radiation. Object Y of at same constant temperature x, that is identical except it's a white surface, which correctly compares object x and y. तो y object y white है, ठीक है बेटा। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ x क्या होगा बेटा हमारे पास, हायर, क्योंकि ब्लैक इज द गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। एंड रेट ऑफ एमिशन ऑफ x क्या होगा, हायर, क्योंकि ब्लैक इज द गुड एमिटर ऑफ हीट। ए diagram shows a cork with weight attached so that the cork floats upright on water. Transverse wave travels across the water from x to y. सही है, यानी ट्रांसवर्स वेव आ रही है यहाँ से, यूं आ रही है ट्रांसवर्स वेव। ठीक है बेटा, तो इस ट्रांसवर्स वेव की वजह से क्या होगा, ये कॉर्क अप एंड डाउन मूव करेगा। इन विच डायरेक्शन डज द वेव मेक द कॉर्क मूव, जैसा मैंने बोला, अप एंड डाउन। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव वाइब्रेट करवाती है। थिन कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल, अपराइट, मैग्नीफाइड। ठीक है बेटा, हाउ डज द इमेज कंपेयर विद द ऑब्जेक्ट, इमेज वर्चुअल होगी एंड अपराइट होगी। डी। ओके बेटा, डायग्राम शोज टू प्लेन मिरर at 90 degrees. A ray of light is incident on one of the mirror. The ray reflects of both mirror before reaching screen. Which labeled point does the ray reach the screen? तो बेटा देखें, रे ऑफ लाइट है, यूं आ रही है ना, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो किया हमने, एंड रे मूव करेगी इस तरह। अगेन बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे नॉर्मल, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रे रीचेस बी। तो बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, speed of light in material is 50% the speed of light in air. What is the refractive index? Okay बेटा, तो n equals to c over b मैंने आपको बताया था। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है 3 एक्सपोनेंट 8। क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 50% है, यानी 3 एक्सपोनेंट 8 का 50% क्या होगा, 1.5। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 2 बी। A beam of white light split into a spectrum of 7 colors. इसका नाम क्या है, dispersion of light। 22. Satellites are sometimes used to receive and retransmit signals. Which row shows the type of satellite and electromagnetic radiation used? तो बेटा सैटेलाइट्स हमारे पास जो यूज हो रही होती हैं वो होती हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या है बेटा, कल को अगर पाकिस्तान अपनी सैटेलाइट लॉन्च करता है और वो कराची के ऊपर लॉन्च होती है, तो भले किसी भी टाइम ऑफ
एयर आप देखें सैटेलाइट कराची के ऊपर ही होगी। ठीक है बेटा, इसका मतलब होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। कैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट काम करती है? जिस डायरेक्शन में अर्थ स्पिन कर रही है उसी डायरेक्शन में हम अर्थ सैटेलाइट को भी स्पिन करवाते हैं, और जिस स्पीड से अर्थ स्पिन कर रही है उसी स्पीड से हम अर्थ को भी स्पिन करते हैं। तो दैट इज हाउ, जैसे अर्थ मूव कर रही है वैसे सैटेलाइट मूव कर रही है, तो हमेशा सैटेलाइट अर्थ के मुताबिक रुकी हुई होती है। ठीक है बेटा, इट्स लाइक दैट, मैं एक गाड़ी चला रहा हूँ इस डायरेक्शन में विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, मेरे बराबर में एक और गाड़ी चल रही है विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये बंदा मेरी गाड़ी में झाकेगा तो मैं भी इसकी गाड़ी में झाकूंगा, तो हम दोनों के मुताबिक बेटा हम दोनों रुके हुए हैं। ठीक है बेटा, हालांकि हम दोनों मूव कर रहे हैं, तो हम दोनों के मुताबिक हम दोनों एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, बिल्कुल हमारे आमने सामने है। गेटिंग माई पॉइंट? इसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे कि जिस स्पीड से अर्थ मूव कर रही है उसी स्पीड से हम सैटेलाइट को मूव करवा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में सैटेलाइट को मूव करवा रहे हैं। ठीक है बेटा, एंड सैटेलाइट्स में माइक्रोवेव यूज होती है। डी, sound wave travel through air, strike solid block of steel. Some of the sound is reflected from steel, some is transmitted through steel. How does the speed and wavelength of sound compare in steel compared to the speed and wavelength of sound in air? अच्छा जी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या सिनेरियो होना चाहिए बेटा? v इक्वल टू एफ लैम्डा, तो इसमें f को हम बोलते हैं कांस्टेंट, तो बेटा v और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एयर से स्टील में अगर जा रही है, स्टील सॉलिड है एंड साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड, तो बेटा अगर साउंड की स्पीड सॉलिड में ज़्यादा है तो साउंड का वेवलेंथ भी हमारे पास क्या होगा? ज़्यादा होगा सॉलिड में। का मतलब आंसर है डी। नेक्स्ट डायग्राम शोज ब्रेसलेट कंटेनिंग टू मैग्नेट्स। The arrow represents the pattern and the direction of magnetic field due to two magnets. Okay, which row identifies the magnetic pole at J and the magnetic pole at K? Beta, look at the direction. It's to outward, that is north. It's also outward, that is north. सही है बेटा? तो पोल्स हमारे पास J और K पे क्या है? नॉर्थ। सही है। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट कहाँ पर है? फील्ड लाइन जहाँ पे सबसे ज्यादा करीब है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट है। ठीक है बेटा, तो एक्स का मतलब ए आंसर है। विच रो डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है? वो रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, प्रोड्यूसेस करंट नहीं, प्रोड्यूसेस करंट नहीं, and direction of electric field is the direction of force experienced by positive charge, तो direction of force on positive charge, तो हमारे पास आंसर है ए। Copper wire is available in fixed length but various diameters. Each wire has a different resistance R. What is the relationship between R and D? बेटा हमने पढ़ा है resistance is inversely proportional to area, बट एरिया हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन बात डायमीटर में हो रही है। जरा ब्रेक करो, पाई आर की जगह हो जाएगा डी अपॉन टू का होल स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर बाय टू। ठीक है बेटा, इसका मतलब अगर मैं आर के बजाय पाई डी स्क्वायर बाय टू रख दूं तो बेटा बाकी सब कांस्टेंट है। क्या रिलेशनशिप आ गया? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डी, तो स्क्वायर ऑफ डी ये रहा है, स्क्वायर ऑफ डी ये रहा है, ये तो डायरेक्ट बोल रहा है, ये इनवर्स बोल रहा है, डी आंसर है। ठीक है बेटा, diagram shows three resistors of 20 ohms R1, R2, R3 in switch S to a DC power supply. सही है बेटा, स्विच एस इज ओपन। बेटा जब स्विच एस ओपन है तो हमारे पास सर्किट में करंट का फ्लो ये है। ठीक है, जब स्विच एस ओपन है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर R3 इज 9 वोल्ट। R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 9 वोल्ट जब स्विच हमारे पास ओपन है। ठीक है, इसका मतलब आइडेंटिकल रेजिस्टर है तो यहाँ पे भी वोल्टेज क्या होगा?
9 वोल्ट का मतलब बैटरी का सप्लाई का वोल्टेज क्या है 18 वोल्ट। फिर दोबारा सुनो, जब स्विच एस ओपन है तो R1 में करंट नहीं जाएगा, तो करंट का फ्लो हमारे पास क्या होगा ये। ठीक है बेटा, अब जब करंट का फ्लो हमारे पास ये आ रहा है, इसके मुताबिक हम क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे कि सीरीज सर्किट है, R3 पे अगर 9 वोल्ट है, इक्वल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, तो R2 पे भी 9 वोल्ट होगा। तो दैट इज हाउ सप्लाई का वोल्टेज मुझे 18 वोल्ट पता चल गया। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द पीडी अक्रॉस R3 व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। बेटा स्विच एस क्लोज कर दिया है, अगर स्विच एस क्लोज कर दिया है तो हमारे पास सर्किट अब दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है बेटा, तो ये 20 ओम है, ये 20 ओम है, ये 20 ओम है, दोनों पैरेलल में हैं, ये वाले 20 ओम्स जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। सही बेटा, और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, अगर एक जैसे रेजिस्टर लगे हुए हों, सिंगल रेजिस्टर की वैल्यू उठाओ, नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दो, तो ये 10 ओम्स हो जाएगा, ये 20 ओम्स हो जाएगा, सप्लाई 18 वोल्ट की है। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या रेशियो आ रहा है, 1:2। इसका मतलब बैटरी का एक हिस्सा यहाँ पेयर होगा, दो हिस्से यहाँ पे पेयर होंगे। 18 वोल्ट की बैटरी के तीन हिस्से हों तो एक हिस्सा होगा 6 वोल्ट का। बेटा यहाँ पे 6 वोल्ट, यहाँ पे 18, यहाँ पे 12 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो आप क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द पीडी अक्रॉस R3 व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। तो जब स्विच एस क्लोज किया है R3 पे अब वोल्टेज है 12 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो देखें जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे ये हमारे पास पैरेलल में आ जाएगा, और इनका आंसर मैंने क्या बताया, पैरेलल में एक जैसे रेजिस्टर हो, सिंगल ऑफ रेजिस्टर की वैल्यू उठाओ, नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा 10 ओम। 10 ओम यहाँ पे, 20 ओम यहाँ पे, 1:2 का रेशियो है, रेजिस्टर्स का रेशियो 1:2 वोल्ट, तो वोल्टेजेस का रेशियो भी 1:2। तो बेटा हमारे पास 6 वोल्ट 18 में से इधर अपेयर होगा और रिमेनिंग 12 वोल्ट इधर अपेयर होगा। तो अब R3 के अक्रॉस हमारे पास 12 वोल्ट है। LEDs shown all include DC power supply, one diode and two light emitting diode। ये वैसे ही होगा जैसे भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। First let's draw the direction of current। Let's draw the direction of current in all। कन्वेंशनल करंट के मुताबिक। रॉन्ग वंस को साइड में कर दो बेटा, तो ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है, एंड ये रॉन्ग है। करेक्ट वंस, सही है, सही है, सही है। तो जिस डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में डायोड का एरो मार्क कर रहा है, तो दैट इज द फॉरवर्ड बायस। तो ऑप्शन सी हमारे पास ऐसा होगा जिसमें तम बोथ एलईडी विल बी टर्न्ड ऑन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, a wire connected to resistor R moved in a magnetic field, current is induced in the direction shown, in which direction the wire is moved। ओके बेटा, तो ये हमारे पास एक और सवाल आ गया जो कि हमें बता रहा है। अच्छा, इंड्यूस करंट का मतलब है ये हमारे पास एसी जनरेटर है, और एसी जनरेटर का मतलब हम यूज करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सही बेटा, तो देखते हैं बेटा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के मुताबिक इफ यू लुक हेयर, फील्ड हमारे पास है नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये फील्ड की डायरेक्शन है। करंट की डायरेक्शन भी मुझे पता है, करंट की डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है बेटा, तो फोर्स किधर लग रही है, देखो जरा, मेरा थंब किधर जा रहा है, सी की तरफ। ठीक है, तो फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही होगी टूवर्ड्स सी। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के मुताबिक आवर आंसर विल बी सी। व्हाट इज नॉट फाउंड इन एसी जनरेटर, कॉइल होता है, स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर नहीं होता, मैग्नेटिक पोल स्लिप रिंग दोनों होता है। स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर डीसी मोटर में होता है। अच्छा जी, there's a current in the straight metal wire direction shows, which show describes the direction and pattern of the magnetic field। ओके बेटा, पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ये हमारे पास करंट गेटिंग आउट ऑफ द बोर्ड है।
ठीक है। तो अगर करंट आउट ऑफ द बोर्ड जा रहा है तो हमारे पास पैटर्न बनेगा कुछ ऐसा। डॉट से शो करेंगे और डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। करीब करीब फील्ड लाइन करीब करीब होंगी वायर के, जैसे जैसे वायर से दूर जाओगे फील्ड वीकन होगी, फील्ड लाइन दूर दूर जाएगी। ठीक है बेटा। तो पैटर्न होगा सर्कुलर, ठीक है, एंड डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ए आंसर है। सिंपल ट्रांसफार्मर कंटेन्स आयरन कोर। क्या मकसद होता है आयरन कोर का बेटा, प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल तक ट्रांसपोर्ट करवाए। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरन कोर इन द ट्रांसफार्मर, टू कंडक्ट द करंट, नहीं बेटा करंट कंडक्ट नहीं होता। To enable the secondary coil act as an electromagnet, secondary coil act as an electromagnet, नहीं बेटा, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए तो करंट चाहिए होता है, सेकेंडरी कॉइल में तो इंडक्शन के थ्रू करंट प्रोड्यूस हो रहा है। देयर इज अ हाई वोल्टेज बिटवीन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, नहीं बेटा। टू लिंक मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, दैट्स व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल फायर की गई है थिन पीस ऑफ गोल्ड फॉयल। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल किस डायरेक्शन में ट्रैवल करे, तो बेटा हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, विच शोड एटम इज हाईली एम्प्टी। बोरॉन एटम कंटेन्स 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियॉन नंबर इज 11। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर, तो बेटा 11 में से 6 प्रोटॉन माइनस करो तो न्यूक्लियॉन नंबर हमारे पास आ जाएगा कितना, 5। ए 5 या 6, 5 प्रोटॉन है, सॉरी उल्टा लिखा है मैंने। तो 5 प्रोटॉन है तो 6 आएगा। Detector is placed near the radioactive isotope. Given measured count 800. Half-life of the isotope is 3 hours. Background count is 32 counts per minute. What is the count rate detected after 6 hours? बेटा मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड काउंट जब आ जाए हाफ लाइफ के पेपर क्वेश्चंस में, तो पहले तो काउंट ऑफ सोर्स निकालो बैकग्राउंड काउंट माइनस करके, तो क्या आएगा बेटा हमारे पास 800 माइनस 32 768। ये काउंट ऑफ सैंपल है। अब सैंपल की हाफ लाइफ होती है ना, तो बेटा सैंपल पे मैं लगाऊंगा 3 घंटे है ना, तो 6 आवर्स में 3 हाफ लाइफ आएंगी। पहली हाफ लाइफ के बाद क्या होगा बेटा, 768 से इसका आधा, 768 का आधा क्या होगा 384। दूसरी हाफ लाइफ के बाद 384 से उसका आधा 192। तीसरी हाफ लाइफ के बाद 192 से इसका आधा 96। अब बेटा हाफ लाइफ का प्रोसेस कर लिया, तो हम क्या करेंगे बेटा 96 में वापस बैकग्राउंड काउंट ऐड कर देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड काउंट ऐड करने का रीज़न है आप काम एयर में ही कर रहे हो, सराउंडिंग में ही कर रहे हो, तो बैकग्राउंड काउंट आपका जीएम ट्यूब डिटेक्ट कर रहा होगा। ये प्रोसेस डिवीजन का प्रोसेस से हम लोगों ने बैकग्राउंड काउंट निकाल ली है ताकि हम सिर्फ सैंपल की हाफ लाइफ की वर्किंग कर सकें। तो आंसर हमारे पास 128 आना चाहिए। 128 श्योर, नहीं कुछ गलती हुई है बेटा, 800 माइनस 32 सही है। 768 डिवाइड बाई 2 किया 384 हुआ, डिवाइड बाय 2 किया 192 हुआ, डिवाइड बाय 2 किया 96 हुआ। 96 में 32 ऐड करेंगे 128 आएगा। ओके, आफ्टर 6 आवर्स, ओ 3 घंटे की हाफ लाइफ है, सिर्फ 2 हाफ लाइफ तक जाना है बेटा हमें, सॉरी 3 घंटे की हाफ लाइफ है, हमें सिर्फ 2 हाफ लाइफ तक जाना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 192 प्लस 32, तो 192 प्लस 32 224। सी, sodium is a radioactive isotope that emits beta. Which nuclear equation shows how sodium 24 decay? सोडियम ने बीटा एमिट किया है तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1। याद है हमने बीटा डीके में
बात की थी, जब बीटा निकलता है तो जो भी नया एलिमेंट बनता है उसका प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, न्यूक्लियॉन नंबर रिमेन सेम। ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या सिनेरियो होगा, सोडियम प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, न्यूक्लियॉन नंबर सेम भी दिख रहा है, प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाय 1 हो गया, डिक्रीज बाय 2 हो गया, इंक्रीज बाय 2 हो गया, रॉन्ग। और बीटा ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है, बीटा ये होता है, तो ये आंसर है। 37 precautions, safety precaution must be kept when using a source of gamma radiation. Reduce the distance between source and a person, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गामा की बहुत हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, वो मूव कर जाएगी। टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन कम कर दें, सुटेबल शील्डिंग यूज करें या लेड लाइन शील्डिंग यूज करें, तो 2 and 3 ओनली आर करेक्ट। डिफाइन 3 पीरियड्स। टाइम टेकन फॉर अर्थ टू ऑर्बिट द सन, कितना टाइम होता है बेटा, 365 दिन, ठीक है। देन टाइम टेकन फॉर अर्थ टू रोटेट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ये होता है 24 आवर्स। देन टाइम टेकन फॉर मून टू ऑर्बिट द अर्थ, ये होता है अराउंड 1 मंथ, सही बेटा। विच रो शोज शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम कौन है बेटा, 24 आवर्स यानी TR। एंड लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या है, 365 डेज यानी TS, का मतलब आंसर है बी। Which statement about the universe is correct? Universe contains 100,000 galaxies. We don't know the exact number. Redshift decrease the observed wavelength. नहीं बेटा, increase होता है. Light emitted from the distant galaxies appears redshifted. Yes. Redshift of light from distant galaxy gives the evidence of universe is contracting. गलत. तो सी आंसर है। लास्ट MCQ हमारे पास है जिसके बारे में बात हो रही है, the cosmic microwave background radiation, CMBR. CMBR क्या था बेटा, at the time when the universe began at the Big Bang, तो हमारे पास माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो स्कैटर हो गई थी, ठीक है बेटा, और वो माइक्रोवेव रेडिएशन के ट्रेसेस आज भी हमें मिलते हैं। सिंस बिग बैंग हमारे पास सपोर्ट होता है रेड शिफ्ट से, और रेड शिफ्ट क्या बोलता है बेटा, सोर्स मूव्स अवे, ठीक है बेटा। तो जब सोर्स दूर जाती है हमारे पास, तो हमारे पास सिनेरियो क्या होता है, हमारे पास वेवलेंथ बढ़ता है, सही है बेटा। तो क्या बोल रहे हैं, CMBR हैज द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, हैज अ फ्रीक्वेंसी हायर देन दैट ऑफ इंफ्रारेड। CMBR नाउ, नाउ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब बेटा अभी वेवलेंथ ज्यादा मिल रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो कम मिलनी चाहिए, रॉन्ग। CMBR हैज एग्जैक्टली द सेम फ्रीक्वेंसी, नहीं बेटा, वेवलेंथ बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। CMBR had shorted wavelength in the past. Yes. अभी वेवलेंथ बढ़ गई ना, तो पहले कम थी, तो पहले शॉर्टर वेवलेंथ थी पास्ट में, ठीक है। CMBR was produced long time after the universe was formed. नहीं बेटा, exactly at the time of Big Bang इसकी emission हुई थी, तो डी हम सी हमारे पास करेक्ट आंसर। That is how we are done with this paper. I'm opening the chat box. You can ask your questions right away, and I'm switching off the recording.